जी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं भाई अभी। और कल हमने कहाँ तक पढ़ा था मुझे, मेरा ख्याल है कि हमने पढ़ लिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले पहले, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर से पहले पहले। जी, हैंड अभी तक रेज किया हुआ है, कोई क्वेश्चन करना है आपने, मुझे बता दें जरा, कौन है मिनट से। ओके जी, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। चले जी, आज जरा एक मीटिंग थी तो इसमें जरा लेट हम हो गए, तो अभी चले जी। ओके जी बच्चों, तो स्क्रीन पे जरा देखिएगा। अच्छा जी, तो चैप्टर 19 हमने शुरू किया हुआ था, उसको हमने आगे कंटिन्यू करना है। मैंने कहा था टॉपिक आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को हमने ध्यान से पढ़ना है। अभी 3 टॉपिक आगे आएंगे, ये तीनों लेंथी क्वेश्चन है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी लेंथी क्वेश्चन था, और अब जो आज से हम शुरू करेंगे ये भी तीनों लेंथी क्वेश्चन ही होंगे। अच्छा जी, चले जी यहाँ से। ओके, चले जी। तो टॉपिक हमारा जो आज का है वो है जी इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। कि जब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जब मैटर मैटर से टकराता है, उसमें पढ़ा था इलास्टिक इक्विलिब्रियम होता है, मोमेंटम ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है जी। लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी गैमा रेस, एक्स रेस, विजिबल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव्स, जब ये टकराते हैं विद द मैटर, तो इसके टकराव से क्या क्या फिनोमिना हो सकते हैं। तो कई फिनोमिना प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ 3 फिनोमिना जो है वो भी पढ़ने हैं। और इन तीनों की मदद से हमें दरअसल क्या होगा, क्या हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, दरअसल ये जो पार्टिकल लाइक नेचर है। देखिए, वेव नेचर तो है लाइट के पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये वेव्स तो है, ये तो हर किसी छोटे बड़े को पता है। लेकिन जो इसमें जो प्लांक ने बात की थी, या जो आइंस्टाइन ने बात की थी कि तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दरअसल छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स में मुश्तमिल हैं, इस बात पे अभी हमारा यकीन पुख्ता नहीं हुआ। तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे करेंगे जिन एक्सपेरिमेंट से हमें ये यकीन हो जाएगा कि वाकई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं दरअसल ये वेव फॉर्म में जो है वो ट्रेवल करती हैं। ठीक है जी। तो सॉरी, पार्टिकल फॉर्म में ये, मुझे इनमें पार्टिकल नेचर होती है, तो पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के लिए हमें ये काम करना है। तो देखिए, शुरू में कहता है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और फोटॉन्स इंटरेक्ट विद मैटर इन 3 डिस्टिंक्ट वेज डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर एनर्जी। 3 फिनोमेना हमने पढ़ने हैं, और तीनों में से कौन सा फिनोमेना होगा वो डिपेंड करेगा दरअसल आने वाले फोटोन की एनर्जी पे। अगर फोटोन की एनर्जी बहुत कम होगी, अगर फोटोन की एनर्जी बहुत कम होगी, तो हमारे पास जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जो फिनोमेना होगा, उसका नाम होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, अगर अगर एनर्जी दरमियानी सी होगी, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तब जो फिनोमेना होगा उसका नाम होगा जी कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है जी। और अगर एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, यानी गैमा रेस, गैमा रे की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो अगर गैमा रेस की हम बात कर ले, बहुत हाई एनर्जी है, गैमा रेस भी ज्यादा एनर्जी वाली अगर हो, तो फिर जो फिनोमिना होगा उसका नाम होगा पेयर प्रोडक्शन। तो ये 3 हमारे सामने एक्सपेरिमेंट्स हैं, 3 हमारे पास फिनोमिना है जिनकी मदद, जिनको हमने यहाँ पे स्टडी करना है। मैं रिपीट कर दूं इस बात को कि एनर्जी अगर बहुत कम हो, देखिए तरतीब से है ना, एनर्जी कम है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दरमियानी है तो कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन है तो, सॉरी, हाई एनर्जी है तो पेयर प्रोडक्शन। तो अब कितनी कितनी एनर्जी हो तो कौन कौन सा इफेक्ट होगा, कौन कौन सा फिनोमेना होगा, उसको हमने अभी देखना है इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। देखें जी, ये इफेक्ट समझने के लिए जो डायग्राम बनी हुई है,
पहले मैं इस डायग्राम को आपको समझाता हूँ, तो इसी से आपको चंद डेफिनेशंस भी समझ आ जाएंगे। ठीक है जी। अब देखें इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया है। हमारे पास सबसे ऊपर ये ग्लास का एक बल्ब है, ग्लास का एक बल्ब है। ठीक है जी। इस ग्लास बल्ब के अंदर हम देख रहे हैं कि मैं जरा इसे कलर कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी के साथ जरा नजर भी आ जाए यहाँ पे कि एक ग्लास के अंदर ही जो है, ग्लास बल्ब के अंदर हमारे पास एक तो ये हमारे पास एक प्लेट, मेटेलिक प्लेट यहाँ लगी हुई है। इस मेटेलिक प्लेट को हम नाम देंगे कैथोड। कैथोड का नाम क्यों देंगे? क्योंकि अब देखें अल्टीमेटली ये जो प्लेट है वो दरअसल नीचे जाके कनेक्ट हुई हुई है किसके साथ? विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ ये कनेक्ट हुई हुई है। ओके। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें ये एक स्पॉट बना हुआ है, ये एक स्पॉट है। इस स्पॉट को मैंने नाम दे दिया जी एनोड का। इसके एनोड का नाम क्यों दिया है? बिकॉज इसको अगर हम देखें तो ये लेफ्ट जाके डाउन आके, राइट जाके, डाउन जाके, लेफ्ट आके, डाउन जाके और राइट जाके ये अल्टीमेटली कहाँ जुड़ रहा है? पॉइंट ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ। दैट इज व्हाई दिस इज एनोड। तो एक हो गया जी कैथोड और एक हो गया एनोड। और आपको पता है कि कैथोड के अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादती इसके अंदर मौजूद है। इस पूरे बल्ब को हमने नाम दे दिया है एक्स का। अच्छा, इसके बाद अब क्या होगा? अब हमने क्या किया जी, इसके बाद यहाँ पे देखें इसके रास्ते में हमने लगा दिया है जी एक एमीटर, जो कि करंट को मेजर करेगा कि बैटरी से कितना करंट आया, या ये बल्ब है ये भी करंट प्रोड्यूस करेगा, उसे भी देखेंगे। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट को मेजर करेगा। और ये लगा दिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए लगा दिया वोल्ट मीटर, जो कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ठीक है जी। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को, जो अप्लाइड वोल्टेज है, इस अप्लाइड वोल्टेज को हम चेंज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की मदद से हम इसको आगे पीछे मूव करवा के, जिस तरह रियोस्टेट में होता है ना पोटेंशियल डिवाइडर, तो इसको आगे पीछे मूव करवा के हम इस वोल्टेज की वैल्यू को, अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। ओके जी। और साल लगा दिया हमने बैटरी। बैटरी के वोल्टेज फिक्स है, लेकिन यहाँ कितने वोल्टेज है मैंने बता दिया, वो डिपेंड करेगा इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वाई जो है इसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि ये कहाँ जाना है इसमें। अच्छा जी, अब देखिए क्या होगा। ये तो सर्किट डायग्राम मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसने लिखा है जी इंसिडेंट लाइट, यहाँ से लाइट आ रही है। यहाँ से लिखा है जी ये क्या है? ये कलर फिल्टर है, ये एक कलर फिल्टर है। ठीक है जी, ये कलर फिल्टर है जो कि क्या करेगा, आने वाली लाइट जो है, फर्ज करें व्हाइट लाइट आ रही है, तो अगर मैंने ब्लू फिल्टर लगा दिया है तो सिर्फ ब्लू लाइट इसमें से पास करेगी। तो मैं ग्रीन फिल्टर लगाऊंगा तो सिर्फ ग्रीन लाइट पास करेगी, येलो फिल्टर लगाऊंगा तो सिर्फ येलो लाइट पास करेगी। तो इस तरह से हमने आगे लगा दिया जी कलर फिल्टर। ये सारा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हो गई है। अच्छा, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, मैं बताऊंगा आपको मैं। इसको समझना, इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। जो ग्राफ्स है वहां थोड़ी तवज्जो करनी पड़ेगी हमें, लेकिन बाकी जो टॉपिक है बड़ा सिंपल है, आसान है। सिर्फ आपने तवज्जो करनी है और बीच में कहीं भागना नहीं है आपने। अच्छा, एक बात मैं बता दूं भाई, कल भी मैंने, वैसे मैंने पिछला सारा खाता क्लियर कर दिया आपको, मैंने सारी वीडियो सेंड कर दी है, रिकॉर्डिंग जो है ग्रुप में कल, आज सुबह मेरे ख्याल में, या कल रात को सेंड कर दी थी। तो लेकिन हुआ ये है कि जो कल की रिकॉर्डिंग मैंने की थी ना, कल भी रिकॉर्डिंग मैंने की थी, लेकिन वो मुझसे जरा गलती से डिलीट हो गई है। तो कल का जो लेक्चर है वो रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा आपको। आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, तो अच्छा, बात यहाँ पे ये भी कि फॉर व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको बात समझाने के लिए, मैं ये जो बल्ब है, इस बल्ब को, ये जो ग्लास बल्ब है शीशे का, एक हमने बॉल बनाया हुआ है, इसको मैं यहाँ सेपरेट ड्रॉ करता हूँ ताकि जरा बात आपको समझ आ जाए। ठीक है जी। यहाँ बोर्ड जैसे सर्कल तो नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी कोशिश मैंने की है कि गोल बन जाए। ओके जी। तो इसके अंदर हम देखेंगे, ये हमारे पास है जी कैथोड, और इसके अंदर हमने देखा जी ये हमारे पास है एनोड। ये एनोड है, और ये हमारे पास जो है ये कैथोड सी है।
अच्छा मैंने पहले बता दिया कि कैथोड में क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा जब लाइट आएगी, जब लाइट आ रही है, लेट्स सपोज ये लाइट है, ये लाइट है, जब लाइट आके टकराएगी यहाँ पे, तो जब लाइट का फोटोन टकराएगा इस कैथोड के साथ, तो क्या करेगा, कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में मौजूद है, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज मौजूद है इसके अंदर। नेगेटिव चार्ज का मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा मौजूद है इसके अंदर, जो बाहर निकलने के लिए बेताब है। तो जैसे ही यहाँ पे फोटोन आके टकराएगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उस एटम में से जंप लगाएंगे और जंप लगा के उस एटम से बाहर आ जाएंगे। यानी कुछ ये फिनोमेना होगा, जिस तरह हमने आयनाइजेशन पढ़ी है ना, आपने पिछले टॉपिक्स के अंदर पढ़ा था हमने कि ये हमारे पास एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके ऑर्बिट है। तो अगर फर्ज करें यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो क्या करेगा, ये फोटोन टकराएगा तो इसको जब एनर्जी मिलेगी तो ये फोटोन एटम से बाहर निकल जाएगा। तो एटम के बाहर निकलने से मुराद क्या है कि ये कैथोड से बाहर निकल आएगा। और जब ये एटम, जब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से बाहर आएगा, तो फर्ज करें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कैथोड से बाहर, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से बाहर आ गया। अगर और फोटोन टकराया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, और फोटोन टकराया और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, और फोटोन टकराया और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। इस तरह लाइट के फोटॉन्स इस कैथोड पे टकराते जाएंगे और टकराव से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होती जाएगी। तो ये जो फिनोमिना हुआ है कि लाइट के टकराने से इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से बाहर निकल आए हैं, तो दिस फिनोमिना इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मींस लाइट, इलेक्ट्रिक मींस चार्ज, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फोटो की वजह से, लाइट की वजह से चार्ज बाहर आ रहा है, दिस इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो किस तरह इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, हम कहेंगे कि द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हुआ क्या है, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस। एक मेटल सरफेस थी, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन हो गई है। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस। लेकिन ये एमिशन कब हुई है, व्हेन इट इज एक्सपोज्ड, जब इस मेटल की सरफेस को सामने लाया गया है, किसके, व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू अ लाइट ऑफ सम सुटेबल फ्रीक्वेंसी। जब जब इस सरफेस को, इस मेटल की सरफेस को किसी मुनासिब फ्रीक्वेंसी वाली लाइट के सामने लाया जाएगा, इस पे वो लाइट गिराई जाएगी, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का निकलने वाला जो इफेक्ट है, जो फिनोमिना है, दिस इज नोन एज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ ये डेफिनेशन है बुक पे लिखी हुई है, जरा बुक पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये बुक की जो टॉपिक की फर्स्ट 2 लाइंस हैं, ये दरअसल इसकी डेफिनेशन है। देखो इसमें लिखा हुआ था, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस when it is exposed, yeah, when exposed to a light of suitable frequency is called the photoelectric। और इसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, those are known as the photoelectrons। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाएगा। और अगली बात मैं बताता हूँ आपको, the emitted electrons are known as the photoelectrons। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद, अच्छा ये जो एक वर्ड है यहाँ पे उसने लिखा है ना, यहाँ पे देखें, मैं जरा बता दूं आपको, ये जो उसने लिखा हुआ है सूटेबल फ्रीक्वेंसी। अब ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने समझना पड़ेगा कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी से आखिर मुराद क्या है। सूटेबल फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे हम, कौन सी फ्रीक्वेंसी सूटेबल होगी। अच्छा जी, इसको भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखें, जरा देखिएगा कि इससे पहले कि मैं लाइट गिराता गिराता इसके ऊपर, लाइट गिराने से पहले मुझे बताएं, जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो क्या करंट फ्लो करेगा इसमें से। देखें इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे कैथोड पे डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज मौजूद है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। लेकिन देखिए ये जो बल्ब है ग्लास का, इसके अंदर वैक्यूम है, खला है, इसके अंदर स्पेस है। तो इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज है, एनोड इलेक्ट्रॉन को हासिल करना चाहता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहां से छलांग मार के यहाँ पे नहीं आ सकते, जंप लगा के यहाँ पे नहीं आ सकते, ठीक है ना। इसलिए स्विच ऑन कर दें, करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं लाइट गिराऊंगा इसके ऊपर, जैसे ही लाइट गिरेगी, देखिए लाइट गिरने से क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए हैं। एक बार ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाए, नेगेटिव चार्ज बाहर आ जाए, अब
एनोड पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, अब इस निकले हुए इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर, यानी एनोड अपनी अट्रैक्शन से कैथोड में से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से बाहर आ गए किसी भी वजह से, और यहाँ वो वजह क्या है, लाइट का टकराना, तो लाइट टकराएगी कैथोड के साथ, जब इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकल आएंगे, अब उन इलेक्ट्रॉन्स को, इन निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करना एनोड के लिए बिल्कुल पॉसिबल है, एनोड इसे इजीली कैप्चर कर लेगा। और जब एनोड कैप्चर करेगा, अब ये करंट यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से डाउन, यहाँ से राइट, मजीद डाउन, मजीद लेफ्ट, मजीद डाउन और मजीद राइट होके कहाँ पहुंच जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव तक। इसका मतलब क्या है कि अब सर्किट मुकम्मल हो जाएगा और ये एमीटर हमें करंट शो करवाना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या है कि करंट सिर्फ तब ही फ्लो करेगा जब लाइट गिरेगी, लाइट गिराना बंद कर देंगे तो करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, बिकॉज जब लाइट गिरना बंद होगी, इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन रुक जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन रुक जाएगी तो करंट फ्लो भी रुक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो करंट है जो कि इस लाइट की वजह से फ्लो कर रहा है, दैट करंट जो लाइट के गिरने की वजह से फ्लो कर रहा है, दैट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो अब ये तीन चीजें, तीन तारीफें आपको याद हो जानी चाहिए। पहली तारीफ क्या थी, कहा द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। जब कोई मुनासिब फ्रीक्वेंसी वाली लाइट गिराई जाए तो उसमें मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, दिस इफेक्ट इज नोन एज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। दीज एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड the current flowing because of these electrons is known as the photoelectric current। इस करंट को फोटोइलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा। तो मैंने तीन बातें अभी फिलहाल आपको ये टाइम लगा के मैंने बेस इसकी बना दी है, तीन बातें जो फिनोमेना एक्चुअली है क्या, ये मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। मुझे बताएं कि क्वेश्चन किसी का अगर है तो इस बारे में, कोई यहाँ तक किसी को मसला अगर है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। जी, मसला किसी का है तो हैंड रेज कर सकते हैं जी। उर्वा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैंने ये कहना था कि पिछले टॉपिक का लास्ट पैराग्राफ रहता है अभी। जी, मैंने आपसे कल भी कहा था, मैंने कल क्लास में मैंने बात की थी कि वो लास्ट पैराग्राफ रहता है, लेकिन वो बाद में करवाऊंगा, क्योंकि अगर उसके विषय पड़ गया ना तो आज का टॉपिक हमारा काफी टाइम टेकिंग है, टाइम ले जाएगा, आज का टॉपिक पूरा नहीं हो सकेगा। उसे करेंगे इंशाल्लाह, कर लेंगे, कोई इशू नहीं। ओके। ओके जी। जी यहया। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। सर ये कैथोड की शेप ऐसे बनाने का कोई फायदा है कि वैसे ही? कैथोड एक्चुअली की मेटल सरफेस बनाई है हमने, सरफेस जितनी सरफेस बड़ी होगी ना उतना वहां पर लाइट ज्यादा टकरा सकेगी इजीली। तो ये सरफेस होती है, पूरी 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 प्लेट होती है, ये चौरस प्लेट भी हो सकती है, ये गोल प्लेट भी हो सकती है, तो बस वो एक हमने ऐसी सरफेस बनानी है जिस पर लाइट आराम से आकर टकराए और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को वहां से बाहर निकाल सके। थैंक यू सर। ओके थैंक यू जी। और किसी का सवाल हुई तो अगर आपको टॉपिक समझ आ रहा है ना, थोड़ा सा मुझे जरा स्माइल करके दिखा दिया करें, ताकि जरा मुझे भी हौसला हो जाए कि वाकई आपको समझ आ रही है साथ साथ। ओके जी। चलिए अब वापस चलते हैं टॉपिक की तरफ। और रोने वाली स्माइल नहीं करनी भाई, ये कौन है 62866, अच्छी सी स्माइल किया करें। ओके थैंक यू। चले जी, तो वापस चलते हैं टॉपिक की तरफ। और अब हमने समझना है, अब जरा सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है, जरा पहले उसको समझ लेते हैं, फिर मैं ग्राफ की तरफ आऊंगा। वो जो ग्राफ्स हैं मैंने आपसे कहा था कि बड़े इंपॉर्टेंट है समझना, उन ग्राफ्स को भी इंशाल्लाह हमें समझना है। चले जी, तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी का जो मतलब है, ये इसके बारे में कुछ बात वैसे हम कर चुके हैं फर्स्ट ईयर उसमें 20 चैप्टर के अंदर, तो इसलिए मैं उसे रिपीट करता हूँ कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं ना आपको ये जरा यहाँ बना के अलग से बना के जरा दिखा दूंगा कि मैं इस टॉपिक इसके अंदर, तो जरा बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, किधर गया, 18 चैप्टर में कर लेते हैं इसको, सॉरी। चलें जी, तो देखिए यहाँ पे बात यह हुई कि ये हमारे पास फर्ज करें एक सर्कल है, मतलब कि एटम है,
इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है जी, ये इसकी ऑर्बिट है, सॉरी जैसे भी ऑर्बिट है बस। ओके जी, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट था, आउटर मोस्ट शेल था, यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें, हमने पढ़ा है कि हर एटम की एक होती है आयनाइजेशन एनर्जी, यानी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक खास एनर्जी चाहिए विच इज नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्ज कर लेते हैं ये जो मैंने एटम बनाया ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्ज करें 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से इस मेटल की सरफेस से बाहर निकलेगा, वरना ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल की सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है जी, अगर मैं इसे कम दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि जो आने वाला फोटोन है, जो फोटोन आके टकराएगा, इस फोटोन की जो एनर्जी है उसे हम ई कहते हैं। दैट ई मस्ट बी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू मिनिमम 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कह लें ग्रेटर देन इक्वल टू कह लें, या तो उसके बराबर हो या उससे ज्यादा हो। तो आने वाले फोटोन की एनर्जी क्या होनी चाहिए? वो आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि कल हमने ये बात करी थी कि फोटोन की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। तो ये हमने बात हमें बताई थी प्लांक ने। मैंने आपसे कहा था जितना इंपॉर्टेंट E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इक्वेशन है, उतनी ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन E इज इक्वल टू hf। E इज इक्वल टू hf। अब एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? एनर्जी डिपेंड कर रही है हमारे पास दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, इंसिडेंट लाइट। यानी अगर इस आने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इसकी एनर्जी, इसके अंदर फोटोन की एनर्जी क्या होगी? वो ज्यादा, ये फोटोन है। और अगर इस वेव की फ्रीक्वेंसी कम है तो इसके फोटोन की एनर्जी भी क्या होगी? वो कम होगी। ठीक है जी। अच्छा, फर्ज कर लेते हैं, मैं सिर्फ बात समझाने के लिए मैं लेट कह लेता हूँ कि लेट, वैसे तो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू सबको पता है क्या होती है। मैं कहता हूँ लेट एच इज इक्वल टू मैंने कह दिया 20, एच इज इक्वल 20। लेट्स सपोज ये इसकी वैल्यू है नहीं, ठीक है ना, सिर्फ बात समझाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू एच एफ था, तो यहां से F किसके बराबर आएगा? हम कहेंगे E ओवर H। कितनी एनर्जी चाहिए? इसको कम से कम 100। और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमने क्या सपोज की है? मैंने 20 सपोज कर ली। मैं बार बार बता रहा हूँ कि सिर्फ मैंने वैल्यू सपोज की है, सिर्फ आपको बात समझाने के लिए। असल वैल्यू इसकी वही होगी 6.63 एंड समथिंग जो भी वैल्यू थी। अच्छा, ये 0 0 से कट जाएगा, और जब काटेंगे इसको सारे को तो इसका आंसर हासिल होगा F इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज कह लें। ये सिर्फ फर्जी वैल्यूज हैं, सिर्फ बात समझाने के लिए वैल्यू। यानी अगर आने वाले फोटोन, अगर आने वाली जो वेव है, जो लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज होगी, तो फोटोन की एनर्जी 100 होगी। तो ये एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाएगी, और उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा। अच्छा देखिए, अगर ऐसा हो कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 हर्ट्ज हो, 4 हर्ट्ज। अब बता निकालें क्या बोला? E इज इक्वल टू एच एफ करके। E इज इक्वल टू एच एफ, कितनी एनर्जी आ जाएगी हमारे पास? सॉरी, H कितना सपोज किया था हमने? 20। और F की वैल्यू कितनी सपोज की हमने? 4। कितना आंसर आ गया इसका? 80। अब मुझे बताएं क्या 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, क्या 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ये मैंने सिर्फ फर्जी वैल्यू ली है, ये क्या 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काफी है इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए? तो इसका आंसर है नो। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज होगी, तो फिर ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, वरना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर देखिए, अगर ऐसा हो जाए कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज हो जाए, देखिए अब क्या होगा? अब वही बात, E इज इक्वल टू एच एफ था, H की वैल्यू क्या होगी? हमने 20, F की वैल्यू 10, तो इसका आंसर आ गया 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब उसको चाहिए कितनी 100। ये इस फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी, इस फ्रीक्वेंसी वाली जो लाइट है उसके फोटोन के पास कितनी एनर्जी है 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 200 में से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, और जो बाकी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो दरअसल कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। इलेक्ट्रॉन निकल के उससे क्या करेगा, बड़ी स्पीड से मूव कर जाएगा, उसको एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुनासिब फ्रीक्वेंसी होगी, सूटेबल फ्रीक्वेंसी होगी, तो फिर ही ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर फ्रीक्वेंसी खास लिमिट से कम हुई तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये भी है, यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि ऐसा नहीं होता कि अगर अगर फर्ज करें इस मेटल सरफेस के लिए, इस एलिमेंट के लिए 5 हर्ट्ज रिक्वायर्ड है, तो किसी दूसरे के लिए भी 5 हर्ट्ज होगी। तो क्या पता है कि हर एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी मुख्तलिफ होती है, लिहाजा हर एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो भी क्या होगी, वो मुख्तलिफ होगी। तो चूंकि एलिमेंट टू एलिमेंट आयोनाइजेशन एनर्जी बदलती है, तो एलिमेंट टू एलिमेंट जो फ्रीक्वेंसी है रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी वो भी बदलेगी। एक बात यहाँ मैं और भी साथ ही डिफाइन कर दूं आपको मैं, कि ये वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी 4.9 भी हुई तो इलेक्ट्रॉन कभी बाहर नहीं आएगा। जब हम 4.9 को मल्टीप्लाई करूंगा 20 के साथ तो हमें 100 आंसर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को सरफेस में से निकालने के लिए चाहिए। तो दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए थ्रेशोल्ड कहते हैं एक लिमिट को, थ्रेशोल्ड एक लिमिट होती है। तो ये वो लिमिटिंग वैल्यू है कि अगर इतनी फ्रीक्वेंसी होगी तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। अगर फ्रीक्वेंसी से जरा भी कम हो गई तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं हो सके। तो ये द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर चार चार फ्रीक्वेंसी वाले, फोर फ्रीक्वेंसी वाले, चाहे अरबों फोटॉन्स भी आकर टकरा जाए मेटल सरफेस के ऊपर, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर नहीं आएगा। अब आपने ये नहीं समझना कि लो जी ऐसा हो कि इसको निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसको निकालने के लिए एनर्जी चाहिए 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं ऐसा करूं, पहले 50 वाला टक्कर टक्कर लगवाऊं, फिर अगला फोटोन फिर आके 50 पे टक्कर लगा जाए, तो 50 जमा 50 आंसर 100 हो गया, दो फोटोन टकराए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो ऐसा नहीं सोचना आपने। उसकी रीजन क्या है कि एक फोटोन टकराया इस इलेक्ट्रॉन से, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो जाएगी उससे। तो जरूरी नहीं होता कि पोजीशन जब बदले तो अगला फोटोन भी इसको फौरन आकर टकरा जाए। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपने ये नहीं समझना कि इसको 100 एनर्जी चाहिए तो 50-50 के दो फोटोन दे दे। ऐसा होता है ना, 100 रुपया चाहिए आपको तो मैं 50 के दो दो नोट दे दूं तो आपका काम तो चल जाएगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का काम नहीं चलना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, जब उसको आपने 50 रुपए दिए, उसने वो पैसे खर्च कर दिए, फिर नए 50 रुपए दिए, वो 50 ही रहेंगे, वो 100 नहीं बनेंगे। पिछले 50 तो खर्च कर चुका वो, इसलिए 100 इकट्ठा देंगे तो फिर गुजारा होना है इसका। इसके मतलब ये हुआ कि 5 फ्रीक्वेंसी से कम वाले फोटॉन्स जितने मर्जी दे दें इसको आप, कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो पर फोटॉन जो एनर्जी है वो एनर्जी है वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, और उसके मुताबिक जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 होनी चाहिए। ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है दिस इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अच्छा, उसके बाद अब जरा मैं आपसे पूछूं, मुझे बताएं जरा, एक मिनट ठहरिएगा।
अच्छा जी, जी आवाज़ सब तक आ रही है, भेज दोबारा मुझे एक दफ़ा बताते हैं एड्रेस का। असल में ना मैंने ये इसके साथ ज़रा कनेक्ट किया होता है हॉटस्पॉट जो मोबाइल का है, तो जैसे ही वहाँ कॉल आती है ना कोई, तो ये सिस्टम सारा बंद हो जाता है, इंटरनेट ऑफ होने की वजह से। चले जी, ओके जी, तो बात हमारी में चल रही है, उसको मुकम्मल करते हैं। अच्छा ये चूँकि मुझे ज़रा बता दें साथ ही ज़रा, ये जहाँ तक जो बात बताई है क्लियर है सबको, किसी का सवाल तो नहीं इसके बारे में? जी, एनी क्वेश्चन? मुक़द्दस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे जी पूछना था कि जब फोटॉन्स के थॉट के साथ टकराएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो निकलेंगे, और जो सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन सबको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। हाँ, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस लाइट के टकराने से निकले हैं ना, वो सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? और नॉर्मली ये होता है ना, जो मतलब कैथोड पे नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि उस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स में ऐड हुए हुए हैं। तो जो अज़ाफ़ी इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुए हुए हैं ना, तो पहले वही निकलते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितने भी निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स इस लाइट के टकराने से, उन्हें बोलेंगे ये और फोटो सर इलेक्ट्रॉन। बुक पे लाइन लिखी हुई है कि बल्ब को हम इवैक्यूएट करते हैं, कोई मीडियम क्यों नहीं यूज करते हम? देखिए मीडियम जब यूज़ करेंगे ना, वो उसमें ये होता है कि फ़र्ज़ करिए बीच में एयर है, ठीक है? तो एयर में जब वो इलेक्ट्रॉन निकल कर टकराएँगे ना, बड़ी हाई स्पीड से निकलेंगे और एनोड की तरफ भागते हुए जाएँगे। जब वो भागते हुए जाएँगे तो वो रास्ते में जो एयर है उसको भी आयनाइज़ कर देंगे। जब उसको आयनाइज़ करेंगे तो उससे ये जो हमारा अपना जिसको हमने ऑब्ज़र्व करना है फिनोमेना को, फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, ये फिनोमेना क्या है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमने तो वो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, देखने हैं जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उससे जो आयनाइज़ेशन होगी उससे भी तो इलेक्ट्रॉन बीच में पैदा हो जाएँगे। तो वो फिर हमारा जो एक्यूरेसी है एक्सपेरिमेंट के अंदर फिर वो नहीं रहेगी। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। जी, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल बच्चों? मुझे पूछ लें। ओके जी, चलें जी। तो भैया नेक्स्ट आगे चलते हैं और अगली बात देखते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने ये आपको आपको बता दिया है। अच्छा, अब मैं बताना चाह रहा था आपको दरअसल कि जी, यहाँ से ओके। अच्छा, मैं बताना चाह रहा था कि ये हमें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन निकलने हैं या नहीं निकलने। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है जी। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलने हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो देखें ये बात बड़ी सिंपल सी है, मेरा ख्याल है कि ये आपको बड़ी ईज़िली समझ इंशाल्लाह आ जाएगी। तो देखिए लेट्स सपोज़ हमारे पास ये एक मेटल की सरफेस है, एक मेटल की सरफेस है, ठीक है? अब मैंने इसके ऊपर एक फोटॉन टकराया, तो एक फोटॉन, और ये फोटॉन सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाला है, सूटेबल एनर्जी वाला है, जो चाहिए वो उस वो एनर्जी इसके पास है। जब एक फोटॉन टकराएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, 2 फोटॉन टकराएँगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएँगे, 3 फोटॉन टकराएँगे, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आएँगे। इसका मतलब क्या है? कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स टकराते जाएँगे, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर आते जाएँगे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे मैं इस तरह लिख देता हूँ ताकि ये आपको ऐसे जरा एक रिलेशन भी याद रहे, फिर मैं इसको आगे थोड़ा सा मॉडिफाई भी करूंगा इस रिलेशन। तो मैंने कहा जी, यहाँ पे मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स is always proportional to number of incident incident photons, ठीक है जी। ये रिलेशन हमारे पास आ गया है किसके दरमियान, ये आने वाले फोटॉन्स और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान। अच्छा, अभी जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, ये किस पे डिपेंड करे, कितने फोटॉन आ रहे हैं, किस पे डिपेंड करेगा? देखिए ये मिसाल शायद मैंने पहले भी क्लास में दी थी आपको, कि फर्ज करें हमारे पास अगर कमरे में एक बल्ब ऑन है, तो हम कहते हैं जी रोशनी की जो इंटेंसिटी है जरा कम है, हम दो बल्ब ऑन कर लेंगे, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, 3 बल्ब ऑन करेंगे, इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। जब हम ये बल्ब ऑन
क्या कर रहे हैं, हम निकलने वाले जो फोटॉन्स हैं उनकी तादाद बढ़ा रहे हैं, उनकी तादाद में इजाफा कर रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ फोटॉन जितने बढ़ते जाएंगे निकलने वाले फोटॉन्स, उतनी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो मैं इसको यहाँ कह सकता हूँ, इसी रिलेशन को मैं ऐसे कह देता हूँ कि नंबर ऑफ फोटो electrons is proportional to intensity of incident light. तो ये रिलेशन आपने याद कर लेना। नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अच्छा, अब एक रिलेशन में आपके सामने यहाँ पे और लिखूंगा। अब देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, जितने जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे करंट भी उतना ज्यादा ही फ्लो करेगा ना। जितने चार्जेस ज्यादा फ्लो करेंगे, चार्जेस ज्यादा निकलेंगे, उतने ज्यादा फ्लो करेंगे, उतना करंट भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से हमें बात समझ आती है कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट is always proportional to intensity of incident light। ठीक है जी, ये रिलेशन था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी मिकदार किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी यहां दो बातें ज़हन में रख लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है जी, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे या नहीं आएंगे ये कौन डिसाइड करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फ्रीक्वेंसी का मुनासिब है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, अगर मुनासिब नहीं है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। बात क्लियर होगी। कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे कैथोड प्लेट में से, ये डिसाइड करेगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे या नहीं आएंगे ये कौन डिसाइड करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अच्छा, एक चीज और है, मैं ये बात करके ना फिर मैं ग्राफ की तरफ आऊंगा। मैं दरअसल एक बेस बनाना चाह रहा हूँ आपकी, ताकि ग्राफ पे जब हम आए तो ये बातें, ग्राफ की बातें बड़ी इजीली समझ आ जाए आपको। इसलिए मैं पहले सारी बातें मैं पहले बता रहा हूँ, फिर मैं ग्राफ की तरफ आऊंगा। हालांकि बुक वाले ने पहले ग्राफ की थोड़ी बात समझाई है मेरे ख्याल में, बाद में उसने अगली बातें की तरफ वो आया। अच्छा जी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि बात आपके ज़हन में बैठ जाए। इसको अपनी बुक पे नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं कि मैंने क्या कहा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, यस या नो, ये कौन डिसाइड करेगा, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिसाइड करेगी। और नंबर थ्री हमारे पास एक चीज और भी है कि कितनी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। कितनी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ गए हैं, कितनी एनर्जी के साथ बाहर आए हैं। जो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास कितनी एनर्जी है, ये किस पे डिपेंड करेगा। जी, मैं अगर आपसे पूछूं, मुझे बताएं, अगर आप टॉपिक आप समझ रहे हैं तो मुझे बताइएगा। मेरा साथ साथ आप ना पूछ लूं ताकि मुझे पता चले कि आप भी जरा थोड़े एक्टिव हैं और सुन रहे हैं लेक्चर को। अच्छा, मुझे बताएं भाई कि कौन बताएगा आप में से। दो सवाल है, मैं एक का जवाब मैंने बता दिया आपको कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए हैं डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे, किस एनर्जी के साथ बाहर आए हैं। वो एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी या किसी और चीज पे डिपेंड करेगी, मुझे बताएं जरा। हैंड रेज करना अगर किसी को मेरा सवाल समझ आ गया तो वो जवाब देना चाहता हूँ। ओके, सकीना सलीम। ओके जी, जी सकीना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर शायद वो, या मेरे ख्याल में वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। ओके, ठीक है, आपका जवाब सुन लिया हमने। अभी बताते हैं आपको जवाब। इसका जवाब गलत है कि दुरुस्त है आपका, मैं किसी पहले किसी और से सुन लूँ, कोई और भी अपनी राय दे सके अगर। जी, कोई और अपनी राय देना चाहे इस बारे में। जी, मैंने वैसे लेक्चर के ना ये शुरू में जब मैंने ये इस पे लिखना शुरू किया था ना, ये अलग पेज पे, तो मैंने तब थोड़ी सी बात ये बताई थी इस हवाले से, अगर आप उसे तो याद हो बात। जी, नो, कोई बाहिम्मत शख्स नहीं है। हाँ भी उस्मान, उस्मान राहत।
सर मुझे भी लग रहा है ये एनर्जी या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। मुझे आपकी आवाज़ बड़ी कम लगी है, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि आपको क्या लग रहा है। आपको भी यही लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, है ना? जी ओके, चलें जी, ठीक है। ओके, एक मैं किसी और बंदे से पूछूंगा, अपना किसी और पर्सन से। हैंड किसने रेज किया है? असफरी ने हैंड रेज किया जी। जी असफरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी उस पे। ओके, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, ठीक है। अब ये डिपेंड किस पे करेगी, फ्रीक्वेंसी पे या इंटेंसिटी पे? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्योंकि पे। वो तीनों का मुतफिक आंसर है। जी जी, कर सकते हैं एक्सप्लेन इसको? चलें जी, ओके जी, सही होगा। तीनों का मुतफिका आंसर है जी फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे आमना भी एक नजर आ रही है, आमना से पूछ लेते हैं जी। आमना 32 एमरेट। यहिया जी। सर दोनों भी करेगी, एनर्जी ज्यादा हो या फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, एक ही मतलब है। ओके, आपका मतलब है एक ही मतलब है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नो है नो आपस में नो दोनों। नो, इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होंगे, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आने वाले फोटॉन्स, एक फोटॉन की पर फोटोन एनर्जी ज्यादा हो। फर्क समझ आया? ठीक है, ठीक ठीक ठीक। इंटेंसिटी का मतलब है कि ज्यादा फोटोन आ रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है इंटेंसिटी उसका फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जितने भी फोटोन आ रहे हैं वो सारे के सारे ज्यादा एनर्जी के साथ आ रहे हैं। ठीक। चले जी, ओके जी, ठीक हो गया। अब जरा वापस चलते हैं और इसका असल आंसर जरा, तो सबने सही आंसर बताया है। तो ये डिपेंड करेगा, डेफिनेटली डिपेंड करेगा ये फ्रीक्वेंसी पे। बिकॉज देखिए, बड़ी सिंपल सी बात मैंने अभी शुरू में बताई भी थी आपको। एक तो ये जरा रेज हो जाता है बार बार। चलें जी, ओके जी, तो मैं बता रहा था, देखें अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने ये मिसाल बताई भी थी आपको, ये वाली फ्रीक्वेंसी देखे मैंने 10 से, जब फ्रीक्वेंसी पूरी पूरी 5 थी तो पूरी पूरी 100 एनर्जी मिल रही थी। और पूरी पूरी 100 एनर्जी का मतलब क्या है कि ये एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है, उसको निकाल के भगा नहीं रही। लेकिन मैंने यहाँ बताया था कि अगर आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी 10 हो तो एनर्जी बनेगी 200, तो 200 में से 100 निकालने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, और बाकी 100 उसको मूव करवाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। तो अभी जो अजफरीन ने बात बताई थी वो बात बिल्कुल ठीक थी, कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकला है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, ये ई है, माइनस आयनाइजेशन एनर्जी। ये आंसर भाई इसका आएगा। अब देखें यहां में समझ क्या आई कि अगर अगर आयनाइजेशन एनर्जी 100 है और फोटोन की एनर्जी भी 100 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास? 0। यानी इलेक्ट्रॉन निकल तो गया लेकिन मूव नहीं करेगा। अगर आने वाले फोटोन की एनर्जी 150 है और -100 कर दें, कितना आंसर आ गया? 50। यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और 50 एनर्जी के साथ मूव भी करेगा। अगर आने वाले फोटोन की एनर्जी 200 है और उसमें से अगर आयनाइजेशन एनर्जी जो 50 है ये माइनस कर दे, तो कितना आंसर आ गया? सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास 100 थी, 100 माइनस कर दे उसमें से, कितना आंसर आ गया? 100। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये निकलेगा भी और 100 जॉल के साथ, 100 एनर्जी के साथ ही मूव करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि निकलने वाले फोटोन की एनर्जी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आने वाले फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड कर रही है, और आने वाले फोटोन की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। पहले बात हम कर चुके हैं, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाए। ये दो बातें मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, ये दो बातें चाहे उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में, जो आपको जबान आती है उसमें लिख लें, ताकि याद रहे आपको। कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे, और किस एनर्जी के साथ बाहर आएंगे, कितनी जोर से बाहर आएंगे, वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है जी। तो ये दो बातें हैं, दो टर्म्स हैं, ये बड़ी क्लैरिटी के साथ होगा, पता होनी चाहिए, क्योंकि जब एमसीक्यू आता है ना तो फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो अगर मेरी ये दो लाने, ये दो जो मेरी कोटेशन है, अगर आपको याद होंगी, मेरा ख्याल है कि आपको कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इसके अंदर, कि कितनी एनर्जी के साथ बाहर आना है वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, और कितनी तादाद में बाहर आना है
ये डिपेंड करेगा इंटेंसिटी। ठीक है जी, ये दो बातें ध्यान में रखें। और बाहर आना है या नहीं आना है ये किस पे डिपेंड करेगा, दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये तीन मैंने फैक्टर आपको बता दिए हैं, इनको भूलना नहीं आपने। और टाइम 2:15 वैसे हो गए हैं, मुझे बताएं कि इसे कंटिन्यू करें कि कल इसे बाकी कल कर लें। जैसे मैक्सिमम की राय तो ये होगी कि इसको कल करें, इतने आप सारे शहजादे हैं। हाँ जी, कंटिन्यू करें कि ना करें भाई, मुझे बताएं जरा। जो कह रहे हैं जी कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर कंटिन्यू हमने किया तो इसमें तकरीबन आधा घंटा का टाइम और लगना है इसके ऊपर। फिर टॉपिक की पूरा ग्राफ सारी बात समझ आनी है आपको, 20-25 मिनट आधा घंटा इस पर लग जाना। टॉपिक मैं करवा सकता था आपको, मतलब आधे पौने घंटे में खत्म हो सकता है टॉपिक ये वाला, लेकिन मेरी कोशिश थी कि आपको सारे जो बैकग्राउंड है ना, जिन्होंने 20 चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ सही तरह से, उनके भी जरा समझ आ जाए। हाँ जी उस्मान। सर आजकल इतना ही काफ़ी है, कल कर लेंगे बाकी। सही है, चले ठीक है जी, थैंक यू सर। ठीक है। भाई कल संडे है तो मंडे को इंशाल्लाह फिर क्लास स्टार्ट के तो थैंक यू। कंटिन्यू करेंगे। इसे एक दफ़ा रीड लाजमी कर लीजिएगा। मेन अब जो काम हमारा रहता है ना, मैंने काफ़ी काम करवा दिया आपको, तो जो मेन काम हमारा रहता है, मैं यहाँ ज़रा बुक से देख के बता दूँ आपको। तो हमारा काम बाकी रहता है ग्राफ्स वाला ही, ग्राफ हमने बस एक्सप्लेन करने हैं एक्सक्यूज मी और सर। रीडिंग करनी है इसकी, और ये इंशाल्लाह काम हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मैंने एक क्वेश्चन आपसे किया था कि जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये शॉर्ट है। मेरा ख्याल है कल मैंने आपको इसका, बल्कि नहीं, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आज बताऊँ। क्लास में बताऊंगा। हाँ जी, तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है ना, ये मैंने ये तो बता दिया था कि लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ क्या क्या आता है आपको, सही टॉपिक है ना, ये प्लांक्स असम्पशन आती है कि नहीं आती। तो नॉर्मली प्लांक्स असम्पशन जो है वो नहीं आता इसके साथ, ये सिर्फ ये आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है वो बताएं, और Yes, sir. इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को एक्सप्लेन करें। नॉर्मली यही लेंथी क्वेश्चन आता है, Yes, ठीक है। तो जो जी सर। लेकिन प्लांक्स जो थ्योरी है ना, उसको भी साथ आपने मतलब इंटरेस्ट रखना है। मतलब हो सकता है कुछ सवाल आपको ऐसा आ जाए कि एक्सप्लेन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक्स थ्योरी, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बतानी पड़ेगी पहले, फिर आपको प्लांट प्लांक्स बताते थ्योरी भी हैं। बतानी पड़ेगी। यस सर। तो इसलिए उसको ना साथ आप याद करके रखें, किसी भी तरह सवाल आपको आ सकता है। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। तो बाकी मैं जो टॉपिक आपका बस है ये वाला ग्राफ इंशाल्लाह हम कल देखेंगे, और मेरा ख्याल है कि जी मैंने ये 3 जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये तो मैंने काफ़ी हद तक बता दिए आपको। ओके, चलिए जी, इंशाल्लाह फिर कल इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। सवाल किसी का अगर अभी भी है तो मुझसे आप फ्रैंकली बता सकते हैं मुझे, और अकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं फिर इसकी जैसे भी टाइम मिलेगा कोशिश करूँगा रात तक आपको सेंड करता हूँ इसकी। ओके जी, नो क्वेश्चन। चलें जी, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।